नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको प्लस 24/7 में। सर्वप्रथम आज आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की ओर से मेरे तरफ से सब प्रेषित किया जाता है। दूसरा, आज हम जो कुछ मुद्दों पर बात करने वाले हैं कि जैसे 50% यदि रिजर्वेशन मिला और यदि 5 नंबर या 4 नंबर प्रतिवर्ष के मिलेंगे, तो यदि 4 नंबर प्रतिवर्ष के मिलेंगे और 50% रिजर्वेशन, तो बहुत कम चांसेस रहेंगे अति शिक्षकों के निकलने का। यदि कहा जाए तो 50% ही चांस रहेंगे अति शिक्षकों के निकलने का। आप सोचेंगे सर कैसे इसे हो सकता है पॉसिबल? तो जैसे देखिए 50% अतिथि शिक्षक ही भर्ती होंगे और 50% अतिथि शिक्षक यदि भर्ती होंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और जो पढ़ा रहे हैं कि जो पढ़ा करके छोड़ दिए, उन्हीं में से गेस्ट टीचर ही भर्ती होंगे, ठीक है। जो 50% बचेंगे, फिर आपको ये हो सकता है कि जैसे जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहा है ऑलरेडी और वो क्वालिफाई कर गया, ठीक है, 50% में, और उसको नंबर में मिले हैं बोनस अंक जो मिलना था कितना, 4 नंबर 1 वर्ष का। अधिकतम अंक कितना मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो वो एक उनको प्रॉफिट होगा। और वो जिस विद्यालय से छोड़ेगा गेस्ट टीचर, यदि वो उसी विद्यालय में काम कर रहा है तो उसी विद्यालय में परमानेंट हो जाएगा, यानी 50% अतिथि शिक्षक तो उसी में एडजस्ट हो गए। फिर जो छोड़ दिए हैं उसमें से, तो उसके लिए देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट क्या क्राइटेरिया निर्धारित करती है कि जो छोड़े उनको 50% मिलेगा। लेकिन इसमें एक ये प्रॉफिट है कि जैसे जो लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहा है उसको 4 नंबर जो बोनस अंक मिलेंगे वो, ठीक है। ये एक बात हो सकती है। और मतलब कहीं ना कहीं कहा जाए तो होगा अतिथि शिक्षकों का ही 50%। और जो 50% है बचा हुआ, उसमें भी यदि कोई गेस्ट टीचर ज़्यादा अंक ला रहा है तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में गेस्ट टीचर को ही प्रॉफिट होगा। फिर अतिथि शिक्षकों को ज़्यादा नंबर में निकलना इसलिए भी नामुमकिन है क्योंकि आप पोस्ट देख रहे हैं, पोस्ट बहुत ही कम आता है। यदि अभी देखा जाए वर्ग 2 में जो अभी एक एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था साइंस की वैकेंसी के लिए, तो साइंस की वैकेंसी वाली 69 पोस्ट थी। अब 69 में 50% गेस्ट टीचर हो जाएंगे। यदि कोई गेस्ट टीचर अच्छे से स्कोर करता है तो वो और भी, मतलब यदि 50 से ऊपर भी जा सकता है परसेंटेज। तो इस तरह से एक ज़्यादा नंबर मास नंबर पर मतलब अतिथि शिक्षक ही चयनित होंगे। लेकिन देखिए, यदि अतिथि शिक्षकों का विभागीय परीक्षा होता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है एज कंपेरिजन टू आपका पात्रता परीक्षा, ये जो MP टेट सुपर टेट होती है, इसके अपेक्षा यदि विभागीय परीक्षा होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? इसको ऐसे समझते हैं कि यदि पात्रता परीक्षा होता है तो उसमें जो सीटों की संख्या होती है बहुत कम होती है, लेकिन यदि विभागीय परीक्षा होती है तो उसमें ये रहेगा कि जो गेस्ट टीचर एक मिनिमम कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, यानी 50% 60% जो भी मार्क्स दिए जाएंगे, यदि उसको क्लियर करता है तो उसको स्थायी रूप से नौकरी मिल जाएगी उसी संस्था में, ठीक है। तो वो ज़्यादा नंबर पर हो सकता है कि उससे अतिथि शिक्षक सेलेक्टेड हों। लेकिन यदि वो पात्रता परीक्षा है कि MP टेट सुपर टेट से होते हैं तो उसमें 50% ही रहेगा और नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत कम होती है। चूँकि आप हाल ही में यानी यदि अनुभव किए होंगे तो जैसे जो महापंचायत में यदि आप भीड़ देखे होंगे कितने ज़्यादा जनसंख्या में थे गेस्ट टीचर, ठीक है। तो यदि उतना नंबर में तो कभी वैकेंसी गवर्नमेंट निकाल नहीं सकती जितने नंबर में, क्योंकि यदि कहा जाए तो आज 60 से 70 हज़ार अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। अब बहुत से अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो कार्य करके छोड़ दिए हैं, तो उतने नंबर में वैकेंसी तो आ ही नहीं सकती। वैकेंसी बहुत नाम मात्र की आती है, ठीक है, 5,000 10,000, उसमें से 50% गेस्ट टीचर ही सेलेक्टेड होंगे। तो इसमें यही है कि यदि MP टेट सुपर टेट के अलावा यदि ये विभागीय परीक्षा लेकर के रेगुलर करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों का भलाई होगा। लेकिन 50% करने पर हानि तो होगी गेस्ट टीचर को, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं गेस्ट टीचर टोटल सेव रहेंगे, लेकिन ये है कि उतने मात्रा में हानि नहीं होगी जितने मात्रा में होती थी। फिलहाल आपके कुछ कमेंट्स भी हैं। गेस्ट टीचर को गुरुजी की तरह लाभ मिले जिसमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस का आधार हो, ये कहना मोटिवेशनल मास्टर जी का। सही बात है, क्योंकि देखो यदि कहा जाए गेस्ट टीचर को सेव करने के लिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है जो आप लोगों के सुझाव से भी समझ में आ रहा है कि गुरुजी की तरह लाभ मिले।
क्योंकि उसमें जितने भी हैं गेस्ट टीचर सभी सेलेक्टेड हो जाएंगे जो अभी वर्किंग पीरियड पे हैं, और जो निकाले गए हैं उनमें जो है तो आप जैसे पात्रता परीक्षा के जगह में पात्रता परीक्षा या कि फिर सीधे उनमें क्या किया जाए, विभागीय परीक्षा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, आप भी समझ सकते हैं इसको। यदि मान लीजिए कि कोई टीचर 10 से 15 साल कार्य करने के बाद निकल गया है, अब आप सीधे नियमित कर रहे हैं जो अभी वर्किंग डे पे, तो वो भी विरोध करेंगे। इसके लिए सबसे सुनहरा ऑप्शन यही है कि एक जो है विभागीय परीक्षा हो गुरुजी की तरह, और उसके तहत जो मिनिमम क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर जाए उसको सेलेक्ट हो जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और कृष्ण कुमार जी का कमेंट है कि सर जी आपने विनम्र होकर अपनी बात को तवज्जो दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा आपका कमेंट्स है। और वास्तविकता में चूँकि यदि देखा जाए, आप भी यदि अनुभव करेंगे कि इसके पहले गेस्ट टीचर जो है तो काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किए और बहुत ज़्यादा सरकार का विरोध भी किए। तो उस टाइम पर क्या आपको इतना मिला, सिर्फ आपको डबल वेतन का मानदेय मिला था, लेकिन उसमें भी था कालखंड के हिसाब से। अब ये नियमितीकरण में एक नया रास्ता होगा, क्योंकि पहले ये हुआ करता था कि अतिथि शिक्षक पूरे दिन का तो उनकी ड्यूटी है नहीं, जब उनकी पीरियड है तब उनसे कार्य लिया जाता है। ये गवर्नमेंट के रूल में था, चाहे भलाई आप सुबह 10 बजे से जा करके 5 बजे तक स्कूल में रहें, लेकिन वहाँ तो यही था कि आपका जो है कालखंड के अनुसार ही आपको से वर्क लिया जाता है, इसके अलावा आपका कोई वर्क नहीं। तो आप मतलब कहा जाए तो उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाते थे। लेकिन अब आपका कालखंड के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि मंथ वाइज होगा, जो ज़्यादा दावेदार होगा कि आपको रेगुलर होना चाहिए। इसमें फिर आपको मतलब कोर्ट केस में भी आपको एक सहूलियत मिलेगा। अभी तक यही होता था कि आप कोर्ट में भी केस हार जाते थे। फिर इनका कहना है शशांक कामड़े जी का, अनुबंधन तब तक रखना जाना चाहिए जब तक कि गुरुजी की तरह परीक्षा ना हो, तभी तक माना जाए अतिथि फायदे में रहेंगे और परीक्षा भी जल्दी हो पाएगी। तो आपका कहना बहुत सही है, क्योंकि अनुबंध यदि सिर्फ 1 वर्ष का रहेगा तो आखिरकार वो अतिथि शिक्षक कहीं ना कहीं निकाला ही जाएगा। तो अनुबंध तब तक होना चाहिए, कम से कम ये तो फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को कि जब तक गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा नहीं होता तब तक अनुबंध कर दे। परीक्षा देने के बाद वो भी एक सेटिस्फाइड होंगे कि चलो भाई हमने क्लियर नहीं किया इसलिए हम बाहर हो रहे हैं, और जो क्लियर करेगा उसको आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा सुझाव था आपका। फिर कहना है सैयद अकरम अली जी का कमेंट्स है, सर ये जो अनुभव के अंक की बात की गई है वो किस एग्ज़ाम में जुड़ेंगे, मेन एग्ज़ाम या फिर क्वालिफाई एग्ज़ाम में, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो आपका क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है, लेकिन अभी देखिए जो अनुबंध के अनुसार, अनुभव के अनुसार जो भी अंक देने का बात कहा गया है, इसमें कोई भी क्लियर अभी गवर्नमेंट की तरफ से डाटा प्रस्तुत नहीं की गई है। इसमें यही है कि जो भी डिसीजन होगा पहले कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट के बैठने से पहले जो भी आपका DPI है वो जो अतिथि शिक्षक संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के एक चर्चा होगी, एक विधिवत नियम बनेगा, ठीक है, हर चीज़ पे। जैसे 50% पे क्या उसको पात्रता परीक्षा मिलेगी या मेंस परीक्षा में मिलेगी। अभी 4 अंक का जो यदि कहा जाए तो सस्पेंस में एक रहेगा आदमी, क्योंकि 4 अंक क्या सिर्फ उसको गेस्ट होने के लिए प्रॉफिट मिलेगा या कि उनको परीक्षा में भी मिलेगा। तो ये अभी स्पष्टता कोई नहीं कह सकता जब तक कि नियम नहीं बन जाते हैं। ये सिर्फ आप एक हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको एक आकलन ही कर सकते हैं, इसको क्लियर नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर है राम प्रसाद यादव जी का कमेंट है कि अनुबंध का क्या मतलब है, अनुबंध का आदेश जारी करने पर। तो बात सही है, अभी चूँकि अनुबंध का आदेश कोई जारी हुआ नहीं है, यदि जारी हो जाए तो 1 वर्ष तक लगभग वो नहीं निकाले जाएंगे। फिलहाल ऐसा कहना भी मेरे हिसाब से अभी पूर्णतः सत्य नहीं होगा कि अनुबंध हो जाने के बाद 1 वर्ष तक नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि माननीय शिवराज सिंह बोल दिए हैं, लेकिन अभी जो नियम बनेगा वही ज़्यादा क्लियरफाई कर पाएगा, ठीक है। फिर संध्या त्रिपाठी जी का कहना है कि जब पद ही नहीं रहेंगे तो वेतन कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वेतन बढ़ने से कुछ नहीं होता है,
सही बात है, यदि कोई निकल गया, उसका पद रिक्त हो गया, ठीक है, उसके जगह पे कोई ये दूसरा आ गया, तब तो उसको वेतन मिलना नहीं, तो बहुत सही है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि क्या होगा, चूँकि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट यदि नियमित कर दिया होता तो ज़्यादा बेनिफिट होता आते शिक्षकों के लिए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का विरोध भी बहुत ज़्यादा होता, ये भी आपको समझने वाली बात है, ठीक है। चूँकि गेस्ट में ही कई धड़े बढ़ जाते हैं कुछ, चूँकि आपने यदि भाषण सुना होगा तो माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यही बोला था कि मैं आरटीई में जो केंद्र सरकार का रूल है उसमें बहुत ज़्यादा छूट नहीं दे सकता, बीएड डीएड अनिवार्य उन्होंने बोला है, तो बीएड डीएड वाला एक अलग धड़ा बढ़ जाता, फिर पात्रता परीक्षा वाला अलग बढ़ जाता, और इस तरह से सरकार का पक्ष लेने के अपेक्षा विरोध ज़्यादा होता। आप मान के चलिए यदि आपका ही ना होता तो आप ही ज़्यादा विरोध करते, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये करने की कोशिश की है कि सभी का भला हो और कोई भी धड़ा विरोध में न जाए। फिलहाल यदि गवर्नमेंट को यही सपोर्ट चाहिए तो उनके लिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि वो पात्रता परीक्षा के अनुसार करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा में सभी सेटिस्फाइड भी रहेंगे और किसी भी तरह का विवाद भी खड़ा नहीं होगा और गवर्नमेंट का विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद आपको सहर्ष स्वीकार करना होगा कि आपको जो मिला वो ज़्यादा अच्छा है। राधा लाड़ी जी का कहना है, हर दिन कोई ना कोई गेस्ट टीचर बेरोजगार हो जाता है, जीवन घोर अंधकार में है अब। तो बात सही है, क्योंकि यदि कोई आया तो आपको बाहर होना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर सच्चिदानंद तिवारी जी का कहना है कि वो तो ठीक है, पर नियमित या ट्रांसफ़र से जो हट जाएंगे इनका नियम क्यों नहीं बनाया। बहुत सही, क्योंकि नियमित और ट्रांसफ़र से जो हट रहे हैं अभी भी, तो उनके लिए भी कोई नियम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके कई कमेंट्स हैं और विभिन्न तरह की बातें हैं और कारण है, चूँकि गवर्नमेंट ने नियमितीकरण पे जो फोकस किया है, यदि बात करें तो उन्होंने बात किया गुरुजी की तरह पेपर लेने के, तो उसमें भी अभी कोई डेट आपको क्लियरफाई नहीं किया गया है, वो सिर्फ आपको एक अभी घोषणा ही है, और घोषणा होने के बाद कब तक याद रहता है किसको, वो तो आप जानते ही होंगे। तो घोषणा के बाद कम से कम ये होना चाहिए कि एक उनको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि इतने दिन बाद आपका विभागीय परीक्षा लिया जाएगा, उसमें जितने भी आप अभ्यर्थी हैं रिलेटेड गेस्ट टीचर, तो अपनी तैयारी भी कर सकते थे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता। तो फिलहाल ऐसी कोई अभी बातें बोली नहीं गई है। अब देखते हैं कि जो आदेश जारी होगा, ठीक है, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, वो कितना आपका हितकर है और किस तरह से वो आपका हित कर सकता है, तो वही ज़्यादा बेनिफिट होगा और उसी पे क्लियरफाई कुछ हो पाएगा। फिलहाल हमारा एक निवेदन है कि आप जो जानकारी मिलता है उसका लाभ तो उठाते हैं, लेकिन कम से कम एक लाइक कर दिया करिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, और यदि हो सके आपको दिक्कत ना हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।